हेलो दोस्तों, एक बार फिर हम अपनी जो न्यू सीरीज हमने शुरू की थी एग्ज़ाम की नज़र से, वो भी आसान भाषा में। जानते हैं आज के हमारे इस वीडियो में क्या है। जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में, देखेंगे क्या क्या रिफॉर्म इसमें किए गए हैं और इससे क्या फ़ायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे। ठीक है, और हम जानेंगे इससे पिछले सरकारों ने भी कब कब जो है इसमें आपके रिफॉर्म किए हैं। तो हमें क्या ज़रूरत होती है शिक्षा नीति को बदलने के लिए, और क्या है शिक्षा नीति। वक्त के साथ में हमें अपने नॉलेज को अपडेट करने के लिए हमारी आपकी एजुकेशन पॉलिसी को अपडेट करना ज़रूरी रहता है। क्यों ज़रूरी रहता है कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ होगा, या हम कहें कि अंग्रेज़ों के समय से, अंग्रेज़ों ने जब यहाँ पर देखा होगा कि यहाँ पर जो पाश्चात्य संस्कृति जो यहाँ पर चल रही थी, उसको जो है अपनी एजुकेशन में बदलने के लिए उन्होंने शिक्षा नीति अपनाई थी। ठीक है, उन्होंने शिक्षा नीति सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, 1783 में यहाँ पर जो है आपका क्या किया था, सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम की स्थापना की थी। इसी तरीके से जब भारत आज़ाद हो गया 1991 में, जब इतना ज़्यादा वर्ल्ड भी डेवलप नहीं था और इंडिया में तो और भी पीछे थे, तब उस समय के हिसाब से शिक्षा नीति बनाई गई होगी। क्यों, सबसे प्रेफरेंस क्या रही होगी, सबको लिटरेट करना, यानी कि सबको साक्षर बनाना। ठीक है, सबसे पहले तो यही कोशिश रही होगी। फिर उसके बाद में जब देखा कि लोग शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं, फिर उन्होंने जाकर के उसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए सबसे पहले 1968 में क्या किया था कि दूसरा रिफॉर्म आया था इसका शिक्षा का, जिसमें उन्होंने जो है आपका स्किल पर, ठीक है, नाम मात्र ध्यान दिया था। ठीक है, क्योंकि उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी कि हम स्किल कोर्सेज को शुरू कर पाएँ। फिर उसके बाद में 1968 के बाद में जो है अगला रिफॉर्म 1986 में आया। तो इसी तरीके से जो रिफॉर्म आते चले गए, और इसी की कड़ी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अभी सरकार ने अनाउंस किया है। क्योंकि पिछली जो शिक्षा नीति थी लास्ट टाइम अपडेट हुई थी 1992 में, ठीक है, नरसिम्हा राव सरकार में। लेकिन अब जो है आपके बहुत सी चीज़ें, जैसे हम लोग देखते हैं कि क्या की ज़रूरत है शिक्षा नीति की। हम लोग देखते हैं कि भाई ग्रेजुएशन तक हो जाता है, हमें पता ही नहीं होता हमें करना क्या है। अब ग्रेजुएशन करने के बाद में हमारे पास ना तो कोई स्किल होता है, ठीक है, और ना ही हम जो है उस समय कोई बिजनेस कर पाते हैं, और ना ही हमें तुरंत नौकरी मिल जाती है, और डिसाइड भी नहीं हो पाता कि हमें करना आखिर क्या है। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान रखते हुए भारत सरकार ने जो क्या है कि शिक्षा में रिफॉर्म करने की कोशिश की, और वर्तमान शिक्षा को, यानी कि आपके पाठ्यक्रम शिक्षा को क्या किया, व्यवसायिक शिक्षा से जोड़ने की कोशिश की है। तो हम देखते हैं कि आखिर इस कड़ी में उन्होंने क्या क्या बदलाव किए हैं। आगे चलते पहले तो चलते हैं कि आखिर इस बदलाव के लिए कब कब समितियां गठित की गई, और कब कब उसमें बदलाव करने के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। ठीक है, क्योंकि यही जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि जो शिक्षा नीति के लिए समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन है। तो देखते हैं, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, तो सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे ही 2014 में आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ, उन्होंने अगली साल ही आपका 2015 में क्या नाम था उनका, TRS सुब्रमण्यम, ठीक है, सुब्रमण्यम नाम था उनका, और 2015 में इस समिति का क्या हुआ था, गठन हुआ था। और इन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट क्या की, आपका मई 2016 में रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली TSR सुब्रमण्यम का निधन हो गया। ठीक है, तो आप इन्होंने रिपोर्ट तो प्रस्तुत कर दी थी, लेकिन इस रिपोर्ट में कुछ इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने आपके डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में, ठीक है, जो इसरो से संबंधित थे, ठीक है, आपके डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक और समिति का इन्होंने गठन की। कब किया, जून 2017 में। जून 2017 में इन्होंने क्या किया, आपका इस समिति को गठन किया, और इन्होंने 31 मई 2019 को इन्होंने क्या किया कि अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और वह रिपोर्ट क्या की, मंत्रालय ने क्या किया, सबसे अच्छा काम किया कि HRD मंत्रालय के जो पोर्टल है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन मंत्रालय के पोर्टल पर जाकर उपलब्ध करा दी, जो सब देख सकें। और वहाँ पर एक सजेशन के लिए भी आपका क्या किया गया, एक बनाया गया कंटेंट की, वहाँ पर आम लोग भी क्या किया, लगभग 2 लाख पंचायतों, ठीक है,
तो लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों से सजेशन में लिए गए, ठीक है। 6600 ब्लॉकों से परामर्श लिए गए, और फिर क्या हुआ, इसके बाद में जितने परामर्श उनके पास आए उनको कंसीडर करने के बाद में उन्होंने फाइनली 29 जुलाई 2020 को उस शिक्षा नीति को क्या किया, मंजूरी दे दी। कैबिनेट भाई मंजूरी देती है, किसी भी कोई भी नई नीति अप्लाई होती है, ध्यान रखें कि आपका इसके लिए आपका संसद के सदन की मंजूरी होने जरूरी नहीं है। आपका जो है ऐसे बदलाव के लिए आपका कैबिनेट की मंजूरी जरूरी होती है, जिसका जो है प्रधान कौन होता है, कैबिनेट का प्रधानमंत्री। तो कैबिनेट ने अपनी 29 जुलाई 2020 को इसके क्या की मंजूरी दे दी। फिर उसके बाद में इसका उद्देश्य क्या है, मेन चीज़ है कि अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उसका क्या होता है, एक मोटिव जरूर होता है। तो ध्यान दें कि सरकार आखिर क्या चाहती है, सरकार ने इन कुछ वर्षों में क्या देखा है कि आखिर बेरोजगारी कैसे बढ़ रही है। ठीक है, अगर हम बात करें कि कोई भी बच्चा जो है इंटर कर लेता है, फिर उसके बाद में अगर सही गाइडेंस नहीं है तो वो सीधे क्या कहता है, आंखें बंद करके ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया जा करके, ठीक है। अभी उसे पता ही नहीं है कि हमें करना क्या, सिविल सर्विसेज में जाना है, इंजीनियर बनना है या अपना बिजनेस करना है, उसे कुछ नहीं पता कि उसे आगे चल के क्या करना है। क्यों, उसके पास अभी कोई स्किल नहीं है, उसे ये नहीं पता कि हमें किस में इंटरेस्ट है। तो आगे चलते हैं, तो सबसे पहला उनका क्या उद्देश्य है कि सबसे पहला उद्देश्य 2030 तक, याद रखें भाई, पूछा जाएगा ये कि 2030 तक आपको 100% GER शामिल, ठीक है, 100% GER को ले जाना है। अब GER क्या है, अगर 2030 तक जो है 100% GER लाना। GER क्या है, आपका ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, ठीक है। अब समझते हैं ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो क्या है। आपने देखा होगा कि आपके साथ जब आप फर्स्ट क्लास में आप जाते थे, ज़्यादातर हम बात करें ग्रामीण परिवेश में, अगर आप हम देखें तो जैसे कि जो मैंने देखा है कि कुछ बच्चे हमारे साथ 1 से लेकर 5 तक पढ़े, लेकिन उन 5वीं क्लास बाद में उन लोगों ने 6ठी में एडमिशन नहीं लिया और वो अपने किसी भी काम में लग गए या अपने घरेलू बिजनेस में उन्होंने ज्वाइन कर लिया, जो भी ज्वाइन किया उन्होंने पढ़ाई से नाता तोड़ दिया, ठीक है। फिर 5वीं से लेकर 8वीं तक जो लोग हमारे साथ पढ़े उन्होंने 8वीं करके बैठ गए और उन्होंने 9th में एडमिशन नहीं लिया। इसी तरीके से 9th से लेकर 12th तक बहुत से लोग साथ रहे और उन्होंने ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं लिया। यानी कि एक दर आपके जो स्लॉट हैं आपका 1 to 5 एंड आपका 6 to 8 एंड 4 to 9 to 12, इन स्लॉट में शिक्षा का जो इनरोलमेंट है वो क्या है, घटता चला गया। तो इसीलिए क्या किया गया कि आपका 2030 तक 100% GER, यानी कि जो आपकी इसेंशियल आपकी शिक्षा है उसमें आपका 100% GER होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में और जी कहाँ से लेकर कहाँ तक, पूर्व विद्यालय से लेकर के माध्यमिक स्तर तक विकास के मुख्य धारा में इसको जोड़ना है। मतलब कि 2030 तक जो पूर्व विद्यालय से लेकर माध्यमिक स्तर यानी इंटर तक आपको 100% GER क्या करना है, हासिल करना है। ध्यान रखें, जो एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि कब तक हमें जो है माध्यमिक स्तर तक जो है क्या करना है, 100% का टारगेट रखा है। कब तक रखा है, 2030 तक, ध्यान रखें इसे। फिर उसके बाद में अगला टारगेट क्या है, स्कूल छोड़ चुके 2 करोड़ बच्चों को, ठीक है, 2 करोड़ बच्चों को वापस मुख्य धारा में वापस लाना। जे भाई आंकड़े उनके पास कैसे आते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि अब जो है 9th 10th किसी भी क्लास में आप एडमिशन लेने जाओ आपको आधार कार्ड देना पड़ता है, ठीक है। और उसी डाटा के अकॉर्डिंग सरकार को ये पता लगता रहता है कि कितने बच्चों ने 8th से 9th में एडमिशन लिया या 12th से ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया। इसी डाटा को कलेक्ट करके आपको सरकार के पास आंकड़े पहुंच जाते हैं कि उन 2 करोड़ बच्चों ने, लगभग 2 करोड़ बच्चों ने आपका आगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं किया है। तो इसीलिए उनकी आप कोशिश होगी कि इन 2 करोड़ बच्चों को भी मुख्य धारा में लाना, और मुख्य धारा में इस तरीके से नहीं लाना, उनको किसी न किसी स्किल बेस्ड शिक्षा को उन्हें प्रोवाइड कराना, जिससे कि वो आगे चल के अपना कोई काम कर सकें और वो आजीविका कमा सकें, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला उद्देश्य क्या है सरकार का कि 10+2 पद्धति को बदल कर, ठीक है, ध्यान रखिए, अभी हम क्या 10+2 पद्धति पर
चलते हैं। इस 10+2 पद्धति को बदलकर आपका 5+3+3+4 पद्धति में जाएं। ठीक है, अब क्या है 5+3+3 पाठ्यक्रम पद्धति? 5 साल इसमें क्या होंगे कि जैसे ही बच्चे का जन्म होगा, ठीक है, और वह जो है तो आपका क्या होगा कि उसमें 3 साल आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उस बच्चे की देखरेख करेगा और उसे सरकार एक प्रोग्राम के तहत बच्चों को पूर्व विद्यालय यानी कि विद्यालय में आने से पहले क्या सिखाया जाए बच्चों को, उस बात के लिए जो है प्रेरित करेगा, पेरेंट्स को प्रेरित करेगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का ये काम होगा। और जैसे कि आपने देखा शहरों में बहुत सारे प्ले स्कूल्स खुल रहे हैं जिसमें बच्चे जो हैं आपके 2 साल के 3 साल के होते हैं और वहाँ पे प्ले स्कूल में पहुँच जाते हैं, जिसमें खेल के माध्यम से उन्हें इतनी सारी चीज़ें सिखा दी जाती हैं जो कि आपका पहले ऐसा नहीं होता था। इसी तरीके, लेकिन ये तो बहुत महंगे स्कूलों में ये जो हैं ये इस सुविधा को गांव के स्तर यानी कि जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए क्या किया जाए, जो इस सरकार का ये जो है मेन उद्देश्य है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, प्रशिक्षित आपके आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की को भर्ती किया जाएगा, जो कि क्या बताएंगे कि आपका 3 साल यानी कि पूर्व विद्यालय के जो 3 साल होंगे उनमें उनको बच्चों को क्या सिखाना है, इस पर कार्य किया जाएगा। फिर उसके बाद में अगले जो 5 साल में 3 साल तो चले गए और जो पूर्व विद्यालय में एडमिशन लेंगे 1 और 2 तो मिलाकर कितने हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं। फिर इसी में आपका 3, 4 और 5 जुड़ करके क्या स्लॉट पूरा हो जाता है, जो तीसरा हो जाता है। फिर उसके बाद में 6ठा, 7वां, 8वां आपका ये पूरा हो जाता है। फिर उसके बाद में आपका क्या हो जाता है, 9th, 10th और आपका 11th एंड 12th स्लॉट जो है पूरा हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, 5+3+3 एंड 4 प्रोग्राम। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें शैक्षणिक शिक्षा के साथ साथ व्यवसायिक शिक्षा पर जोर दिया जाना। ठीक है, अब मेन उद्देश्य रहेगा शिक्षा का कि अब हमें जो है कि बचपन से हमें पता होना चाहिए कि हमारी किस चीज़ में रुचि है और हमें इस चीज़ के लिए आपका प्रशिक्षण होना चाहिए। बचपन से हमें इस बात को बताया जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए सरकार क्या करेगी, 6th क्लास में ही बच्चों में किसी न किसी हुनर को विकसित करना जो है सरकार का मुख्य उद्देश्य होगा। कि जैसे कि सपोज करें कि अपने क्या करते हैं कि आपने देखा होगा कि बीबीए में आपको जो है कुछ दिनों का फील्ड वर्क दिया जाता है, एमबीए में कुछ दिनों का फील्ड वर्क दिया जाता है। इसी तरीके पॉलिटेक्निक में आपको कुछ जो है प्रोजेक्ट का काम मिलता है, कुछ दिनों के लिए किसी कंपनी में जाके किसी संस्था में जाकर के आप सीखते हैं। इसी तरीके 6th क्लास में भी आपका जो भी 1 महीने का करें, 2 महीने का करें, कि बच्चों को जैसे समझ लीजिए कि आपका कोई भी, जैसे कि किसी को जो है आपका कारपेंटर के काम में इंटरेस्ट है, तो 6th क्लास वाले बच्चे को क्या किया जाएगा कि एक अच्छी संस्था में कारपेंटर जहाँ पे कार्य करते हैं वहाँ पर उन्हें रखा जाएगा, उन्हें दिखाया जाएगा, उन्हें समझाया जाएगा। ठीक है, तो वो वहाँ पे हुनर विकसित हो जाएगा। या किसी को टेलरिंग में शौक है तो उन्हें उसका किया जाएगा। इस तरीके से यानी कि ऐसे बहुत सारे जो फील्ड होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीखना है या उसमें इंटरेस्ट है तो उसको दिखाया जाएगा। तो इससे क्या होगा, उसके बच्चे के दिमाग में एक प्रीव्यू बन जाएगा कि आगे चल के हमें क्या करना है। ठीक है, आगे चलते अगला जो सबसे मुख्य पॉइंट है सरकार का, जो हमेशा से ये उद्देश्य रहा है, कम से कम 5th क्लास तक कम से कम शिक्षा को मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध कराना। ठीक है, थोड़ा सा जो है हम आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं। अभी जो है आपका केरल के एयरपोर्ट पर आपके वहाँ पर एक विधायक को वहाँ के एयरपोर्ट की कार्यकर्ता ने रोक लिया और उनसे जो है वहाँ के जो है हिंदी में सवाल जो है करने लगी। ठीक है, हिंदी बताए तो उस विधायक ने कहा कि भाई मुझे हिंदी नहीं आती, आप या तो इंग्लिश यूज़ करें या तो आप तमिल यूज़ करें। तो उसने उनसे पूछा कि क्या आप भारतीय नहीं हैं, तो उन्होंने जाकर के आपका क्या किया, उसकी जो है कि क्या कर दी, उस कार्यकर्ता उसकी अधिकारी की शिकायत कर दी, जिससे कि वो वजह करके बर्खास्त हो गए। कि चलिए ये तो मैटर इस बात का था कि आप चाहे हिंदी आए या ना आए फिर भी आप इंडियन हैं, नागरिकता भी कोई सवाल नहीं। लेकिन एक परेशानी ये है कि आप जो है पूरी देश में कम्युनिकेट कैसे करेंगे, क्योंकि आपको तो हिंदी, अगर जो हिंदी भाषी राज्य उन्हें तमिल नहीं आती, तमिल वाले राज्य उन्हें हिंदी नहीं आती। तो लेकिन इसी तरीके से अगर 5th क्लास तक सबको हिंदी अगर मातृभाषा अगर पढ़ाई जाए या फिर उनको क्षेत्रीय भाषा जो है वहाँ पर जो उसमें उपलब्ध करें, तो उन्हें जो है पढ़ने में भी आसानी लगे और पूरे देश में आपको विचरण करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी।
तो 5th क्लास तक कम से कम सभी को क्या हो, मातृभाषा में और क्षेत्रीय भाषा में कोर्स को उपलब्ध करना। क्षेत्रीय भाषा जैसे कि कहीं पर क्षेत्रीय भाषा कहीं तमिल है, कहीं तेलुगु है, कहीं मलयालम है, तो वो भी इम्प्लीमेंट करना। साथ ही साथ आपको जो आपका हिंदी भी उनके साथ होनी चाहिए। उच्च शिक्षा में 2035 तक 50% GER, जो सबसे बड़ा जो है क्रूशियल पॉइंट है इंडिया के लिए, कि जो बच्चे इंटर करते हैं वो में से आधे बच्चे भी अभी तक जो है ग्रेजुएशन नहीं करते हैं। ठीक है, इस बात का आंकड़ा जो है आपका जारी किया गया। तो उच्च शिक्षा में 2035 तक 50% GER को हासिल करना है। ठीक है, इसके लिए सरकार क्या करेगी? इसके लिए सरकार हासिल करने के बाद 3.5 करोड़ जो है आपकी सीटों को 3.5 सीटों को जो है ग्रेजुएशन के लिए बढ़ाएगी। अब जैसे कि इसमें दो बातें हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो इंटर के बाद खुद नहीं पढ़ना चाहते हैं, कुछ ऐसे बच्चे जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उन्हें अपने मन का कोर्स ना मिलने के कारण वो आगे एडमिशन नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये भी एक वजह है। भाई कहीं पे आपको बच्चे स्कूल में पढ़ना चाहते थे, मेरिट कम आई और वो मेरिट से बाहर हो गए, एडमिशन नहीं हो पाया, तो इस तरह से भी कारण है। तो जब आपकी सीटें ज़्यादा होंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक है, आगे हम बताना चाहेंगे क्या है कि आपका बहुभाषावाद। ठीक है, अब आप इस वर्ड को समझें कि आखिर बहुभाषावाद क्या है। कि अभी तक जो है आपका हम लोग क्या कर सकते थे कि किसी भी एक, जैसे ग्रेजुएशन में हम क्या कर सकते थे, 2 ही भाषाएं हम चूज कर सकते थे, तीसरी नहीं। ठीक है, अब उसकी भी आज़ादी खत्म हो जाएगी। तो आपका जो है कई भाषाओं का यानी मल्टीपल मतलब लैंग्वेजेस के कोर्स कराए जाएंगे, जैसे कि जिसमें जिसकी रुचि हो वो कर सकता है। जैसे कि पाली, फारसी और प्राकृत भाषा को भी अब पाठ्यक्रम में क्या किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा। जिसकी जैसी मर्जी होगी वो वैसा पढ़ेगा। तो इन तीनों भाषाओं को आप याद रखना कि आपकी पाली, फारसी और प्राकृत, इन भाषाओं को अब जो है पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाएगा। भाई आपकी फारसी भाषा पहले से ही पाठ्यक्रम में इंक्लूड है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके लिए भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान की स्थापना की जाएगी। जैसे कि पुराने जो आपके अभिलेख वगैरह हैं, जो भी उनका अध्ययन करने के लिए हमें बहुत सी पुरानी भाषाओं का जो है ज्ञान होना जरूरी है। तो उसके लिए क्या है, आपका किसी संस्थान में भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान की स्थापना की जाएगी। और ये ठीक है, अब इतने सारे काम किए तो जाएंगे लेकिन इसकी निगरानी कौन करेगा? सबसे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका जो है। इसमें बार बार आपको जो है याद रखना चाहिए कि और पढ़ना चाहिए कि आखिर, और यही आपका क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे कि आखिर इसकी देखरेख कौन करेगा, किसकी देखरेख में सारे काम होंगे। ध्यान दें, आपका सबसे पहले महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, परिवार एवं कल्याण मंत्रालय और जनजातीय मंत्रालय इसमें क्या होंगे, जो है शामिल हो गए। यानी कि इसमें 3 मंत्रालय जो हैं आपके इंक्लूड हो गए हैं। कौन कौन से इंक्लूड हो गए? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और क्या कहते हैं, परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, और जनजातीय मंत्रालय, क्योंकि आपका शिक्षा का सबसे गिरा हुआ जो स्तर अभी तक भारत में है वो जनजातीय इलाकों में। तो इसको इसी मंत्रालय को भी इसमें क्या किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा देख रेख में, कि आखिर जिसके लिए हमने शिक्षा में जो है सबको मुख्य धारा में शामिल करने के लिए जो हमने कदम उठाए हैं, क्या वो सारे लोग शामिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं। अब एक और पॉइंट है कि योगात्मक आकलन की बजाय रचनात्मक आकलन किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर आप मुख्य बिंदु जो क्या बता रहा है यहाँ पर कि अब आपके अंकों का योग कितना है, जो मायने नहीं रखेगा कि आपने बोर्ड कॉपी कितना लिखा और आपके अंक कितने आ गए, वो आपके मायने नहीं रखेंगे। लेकिन आपका क्रिएटिविटी, साथ में आपकी क्रिएटिविटी का आकलन पहले किया जाएगा। ठीक है, तो साथ ही साथ आपका क्या किया जाएगा, क्रिएटिविटी का आकलन भी किया जाएगा, जिससे कि आप किस फील्ड में अच्छे हैं और आपने क्या किया है और आप क्या बनना चाहते हैं, जिससे कि आपका स्किल कितना डेवलप हुआ है। तो मेनली जो शिक्षा नीति जो आई है, जो मेनली आपके यूथ के स्किल पर ज़्यादा फोकस कर रही है। तो अगर एक शब्द में कहा जाए कि जो शिक्षा नीति का सार क्या है, इस शिक्षा नीति का एक ही सार है कि किस तरीके से इंसान को बचपन से आत्मनिर्भर बनने के लिए किस तरीके से प्रेरणा दी जाए। ठीक है, कि जिससे कि जो है आगे चलकर वो यही डिपेंड ना करे कि भाई फॉर्म आएगा हम एग्ज़ाम
एग्ज़ाम देंगे और सरकारी नौकरी मिलेगी, तभी तो हम रोज मतलब कि कामयाब माने जाएंगे। तो अगर वो अपना अच्छा सा काम करता है, बिजनेस इस्टेब्लिश करता है, तो वो भी कामयाब है। इसके इस तरीके कामयाब हो जाए, तो इस तरीके की इस शिक्षा नीति में को प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, आगे अब हर एक स्कूल्स को क्या किया जाएगा, स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। अथॉरिटी का गठन किया जाएगा, जिससे कि आपका कि जो स्कूल्स हैं उनको ऑडिट किया जा सके और उन्हें रेटिंग दी जा सके कि वो किस तरीके से काम कर सकते हैं, उनका स्टैंडर्ड क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है यहाँ पे, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट प्लान। ठीक है, क्या होता है कि जब हम इंटर से निकलते हैं और हमें नहीं पता होता कि अब हमें आगे चलकर क्या करना है, आगे हमें क्या करना है, तो उसमें क्या करते हैं कि हमें जो पास पड़ोस के लोग बता देते हैं कि चलिए जाओ भाई बीएससी कर लो जाके मैथ से, कोई कहता है बीकॉम कर लो जा करके, कोई कहता है बीटेक कर लो जा करके। तो हम लोगों के कहने में आकर के क्या करते हैं, एडमिशन कर लेते हैं और खुद का कुछ नहीं पता होता। आगे चल के जब हमारे दिमाग का विकास होता है और हम चारों तरफ देखते हैं कि आखिर हमें क्या अच्छा कर सकते हैं, तो तब हमारे पास पछतावा होता है, अरे चलो अगर हमने 1 साल बर्बाद कर दी, इसका तो जो बर्बाद चली जाएगी, तो और ये कुछ नहीं मिलेगा इसका। तो उसका सरकार ने एक बहुत अच्छा सा प्लान सोचा है कि मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट प्लान। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं कि जैसे आपने 1 साल किया कोई कोर्स, ठीक है, तो क्या होगा कि आपका ट्रांसफ़र आप क्रेडिट नियम के तहत आपको क्या किया जाएगा, 1 वर्ष का सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आपने और उसमें लिखा होगा कि आपने इस ईयर में आपने क्या क्या पढ़ा है। उस सर्टिफिकेट में बताया जाएगा कि आपने बीएससी के, तो उसमें लिख दिया जाएगा मैथ्स के इतने इतने आपके टॉपिक, मैथ्स का ये सिलेबस आपका पढ़ा हुआ है। वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपका दिया जाएगा कि आपको 1 वर्ष का सर्टिफिकेट मिलेगा। जब आप 2 वर्ष का कंप्लीट कर लेंगे तो आपको डिप्लोमा दे दिया जाएगा। हाँ भाई, इन्होंने 2 वर्ष में जे टॉपिक के साथ में आपका इस कोर्स में डिप्लोमा किया है। फिर इसी तरह से जब आप 3 साल का वो कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको स्नातक माने जाएंगे। जैसे मेनली जो लोग जिन्हें मालूम है हमें सिविल सर्विसेज में जाना है, नौकरी करनी है, क्लर्क बनना है, ये सब करना है, उनके लिए अभी भी वही है जो 3 साल का ग्रेजुएशन था। ठीक है, तो उनके लिए क्या 3 वर्ष के बाद में क्या सीधे ग्रेजुएशन जो है ग्रेजुएट डिग्री दी जाएगी आपको। ठीक है, अब इन्होंने 1 साल और ऐड कर दिया है, यानी ग्रेजुएशन को 4 वर्ष ही बना दिया। क्या बना दिया कि आपको 4 वर्ष में शोध के साथ स्नातक की डिग्री दी जाएगी। क्या से शोध के साथ में स्नातक की डिग्री दी जाएगी, और साथ ही साथ आगे चल के आप जब पीजी कर लेंगे उसके बाद आपको पीएचडी करने से पहले एमफिल करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, कि आप जो है सीधे आप क्या कर सकते हैं, आप शोध में एंट्री ले सकते हैं और आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका मुख्य ये जो है सबसे अच्छे पॉइंट्स जो कहेंगे हमें लगे हैं, और क्या कहते हैं, और सबसे अच्छे पॉइंट्स हैं आपके, क्योंकि हमने इस बात को रियलाइज़ किया है कि आपका कि मान लो 2 वर्ष हो गए बीएससी के, आप जो है हमें कोई तुरंत अच्छा डिप्लोमा, हमारे मन का डिप्लोमा आ गया है कहीं पर, या मुझे कुछ और पढ़ना है, तो हम क्या करते हैं, कुछ चुन ही नहीं पाते, तो उसे हमें पूरा मजबूरन 3 साल कंप्लीट करना है। तो हमें ये मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट प्लान जो है सबसे महत्वपूर्ण प्लान है इसका। ठीक है, और साथ ही साथ कि विषय चुनने की आज़ादी। ठीक है, आपके जो है सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु है जो छूट रहा था अभी, कि आपका विषय चुनने की आज़ादी होगी। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या होगी, विषय चुनने की आज़ादी होगी। अब इसका मतलब क्या है कि हमने बीएससी किया, हमें मालूम है पीसीएम ग्रुप ही लेना है। ठीक है, तो मजबूरी है हमें पीसीएम ग्रुप लेना है, उसके साथ हम कोई और सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, अब इन्होंने सरकार ने क्या किया है इस पॉलिसी के तहत कि कोई भी कॉम्बिनेशन का सब्जेक्ट ले सकता है। ठीक है, किसी ने क्या किया, हमें मैथ फिजिक्स रख ली, हमें नहीं रखनी केमिस्ट्री, तो हमने पॉलिटी ले ली। ठीक है, इसी तरीके से आपके जो है साइंस आर्ट के कॉम्बिनेशन हमें जो है अब जो है ख़त्म हो जाएगी, उसकी वैल्यू जो है थोड़ी सी कम हो जाएगी। ऐसा नहीं कि उसका बिल्कुल वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, रहेगा, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि फिजिक्स मैथ के साथ में आप पॉलिटी भी पढ़ सकते हैं, जबकि पहला ऐसा नहीं था। ठीक है, और क्या होता था कि आपने क्या किया, इंटर में आपने मैथ के साथ में आप बायो नहीं ले सकते। अब क्या होगा कि जो कि आपके जैसे बहुत से स्कूल कॉलेजेस ऐसे थे, पहले से ऐसे था,
उत्तराखंड में मैथ के साथ आप बायो ले सकते थे, आप जेएनयू में ऐसे आपके थे कि आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, उसके साथ में आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं। तो जी वहाँ पर प्रोग्राम्स चले, तो उसी प्रोग्राम्स को यहाँ पर अब आपके छोटे लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है। और एक चीज़ कि आपका कि जो भी पुराने कॉलेजेस हैं जो यूनिवर्सिटी से संबद्ध हैं, उनको धीरे धीरे कर कर एक स्वतंत्र यानी ऑटोनोमस बॉडी बनाया जाएगा और वो अपने यहाँ मल्टीपल कोर्सेज को, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को खुद से शुरू कर सकते हैं। ठीक है। उन्हें हल्के हल्के ऑटोनॉमी दी जाएगी कि वो अपने फाइनेंशियल सोर्स को भी विकसित कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने छोटे छोटे कोर्स को भी बना सकते हैं। ठीक है। और जो है उन यूनिवर्सिटी पर उनका जो है दायित्व, उनके प्रति दायित्व जो है धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और वो एक ऑटोनोमस बॉडी की तरह क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक है। फाइनेंशियली रूप से भी, कोर्सेज के रूप में भी अभी क्या होता है कि आपको जो भी यूनिवर्सिटी डिसाइड करते हैं तो उससे संबद्ध सभी कॉलेजों को वो बात माननी पड़ती है। ठीक है। अब चलते हैं आगे। इनकी निगरानी के लिए कौन कौन सी संस्थाएं गठित की गई, आपकी NHERC, GEC, HEG, ठीक है, और NAC। ठीक है। ध्यान दें, आपको जिस सारी संस्थाओं के नाम आप ध्यान रखें। ठीक है। जैसे कि आपका नेशनल हायर एजुकेशन रिसर्च काउंसिल जो है आपका नियामक परिषद इसे कहते हैं। ठीक है। तो इसी तरीके जो चारों संस्थाएं जो हैं आपके अलग अलग चीज़ों की जो है वो काम करेंगी, जो देख रेख करेंगी। अगला पॉइंट क्या है, शिक्षण कार्य के लिए 4 वर्ष का पाठ्यक्रम होना अनिवार्य होगा। जैसे कि अभी बीएड कार्यक्रम सबसे पहले 1 साल का होता था बीएड, फिर उसके बाद में 2 साल का हुआ। तो अब आपको पढ़ाने के लिए 4 वर्षीय बीएड यानी कि आपका बैचलर इन एजुकेशन या कोई भी इसके समकक्ष प्रोग्राम करना पड़ेगा जो 4 साल का होता होगा। ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इतना जो इन्होंने पॉलिसी बना डाली है कि इसका आगे खर्च कहाँ से आएगा। ठीक है। ये जो है आपका बहुत पहले से प्रस्तावित है कि 6% GDP का शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। ठीक है। तो अभी कितना खर्च किया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान रखें, GDP का 4.35% के लगभग आपका क्या है, बजट का शिक्षा पर अभी खर्च किया जाता है। और इसका प्रपोजल 1968 से इनके सुझाव में ही दिया गया था, जिसे हम कोठारी कमीशन के नाम से जानते हैं। उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि GDP का 6% इसे जो है खर्च किया जाए, लेकिन अभी तक कितना तक पहुँचे हैं, 4.35% तक। दूसरी चीज़, इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें जो है आपके बहुत जो है आपके सारे टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को रन करने के लिए स्पेशल टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए जो है पॉलिसीज़ जो है बनाई जाएंगी और इन चारों संस्थाओं को जो है इस पर काम पे लगाया जाएगा।